हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को, जो कि यूपी टेट, सुपर टेट में पूछे हुए हैं। उन प्रश्नों को आप कैसे कम से कम समय में बना पाएंगे, उसी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और यदि आप यूपी टेट, सुपर टेट के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग जो पूछे हुए प्रश्न उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़ करके 65,000 हो जा रही है तो जनसंख्या में वृद्धि बताइए। यहाँ पर सभी प्रतिशत में है, तो इन पर प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 60,000 से 65,000 होने में। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब भी किसी का प्रतिशत निकालना हो तो जो पूछा जाए उसे ऊपर रखना है। जो पूछा जाए उसे हमेशा ऊपर रखना है। जो पूछा जाए हमेशा ऊपर रखना है, और जिससे तुलना किया जाए उसको हमेशा नीचे रखना है। जिससे तुलना किया जाए उसे हमेशा नीचे रखना है। और प्रतिशत निकालना हो तो 100% से गुणा करा देना है। किसी का भी प्रतिशत निकालना हो, किसी का भी, किसी घोड़ा, मैना, तोता, कुत्ता, बिल्ला, कुछ किसी का भी आपको प्रतिशत निकालना है तो आपको 100% से आपको गुणा करा देना है। जो पूछा जाए उसे आपको हमेशा ऊपर रखना है, जिससे तुलना किया जाए आपको हमेशा नीचे रखना है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में बात करें तो हमेशा आपको तुलना किस पर होता है, क्रय मूल्य से होता है, शुरू वाली राशि पर आपको होता है, ठीक है ना, जिस पर आपको खरीद हुई है। तो यहाँ पर भी आपको तुलना किससे होगा, तो आपको तुलना, आप बात समझिए कि तुलना किससे है। 60,000 से 65,000 हो जा रहा है ना, तो आपको तुलना किससे करना है, 60,000 से करना है। इतनी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए। बाकी तो आप देखते हैं इसका आंसर बता सकते हैं यदि इतनी कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान दीजिए, जो पूछा जाए उसे ऊपर रखना है। पूछा क्या जा रहा है, जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई। जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई, 60,000 से जनसंख्या हो जा रही है 65,000, तो वृद्धि कितनी हो रही है, 5,000 की वृद्धि हो रही है। जो पूछा जाए उसे ऊपर, पूछा जा रहा है कितनी वृद्धि हुई, तो कितनी वृद्धि हुई 5,000 की, तो 5,000 क्या करना है, ऊपर रखना है। तुलना हमेशा किससे होगा, शुरू वाली राशि पर, ठीक है ना, क्रय मूल्य पर आपको तुलना होगा, ठीक है ना। जब भी आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बारे में बात करें तो हमेशा क्रय मूल्य पर तुलना होता है। और यहाँ पर भी 60,000 से 65,000 हो जा रहा है, तो शुरू वाली राशि क्या है, 60,000 है, इसी पर आपको तुलना करना है। तो 60,000 क्या हो जाएगा, आपका हमेशा नीचे होगा। क्या कोई तकलीफ है, यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुणा करा दीजिए। किसी का भी प्रतिशत आपको जब भी निकालना हो, ठीक है ना, तो उसको क्या करना है, हमेशा 100% से गुणा कराना है। इतनी बात आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसे आप कैलकुलेशन कर लीजिए इसका, ठीक है ना। 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, इसे आप कैंसिल कर सकते हैं। 2 3 6, 2 5 10, अर्थात आया क्या, 25/3%। इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं। तो 38 के 24, 8 पूर्णांक 1/3%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। जब भी आपको किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालना हो तो जो पूछा जाए पहले उसको ऊपर रखना है और तुलना करना है, ठीक है ना, जिससे आपको तुलना करना है शुरू वाली राशि पर, ठीक है ना। यदि आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बारे में बात करें तो आपको क्रय मूल्य पर हमेशा तुलना करना है। इसी तरह के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और आसानी से आप बना सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं। जब भी प्रतिशत निकालना है 100% से गुणा करा देना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गई है। जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे आप आसानी से बना सकते हैं। इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग में आपके रहेगा। बाकी तो सिर्फ देख ही रहे, आपका बस सिर्फ 2 लाइन का काम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा, और यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप देखते ही आसानी से बना सकते हैं, बस तो इसका कॉन्सेप्ट सीखिए कि कैसे आपको बनाना है। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु 390 पर बेचने पर 20% का क्या होता है, लाभ होता है। यदि 390 का बेचता है तो 20% का लाभ होता है। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जो क्रय मूल्य होता है ना, वो अपने आप में 100% होता है। क्या होता है, जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पर विक्रय के बारे में बात कर रहे हैं कि विक्रय जो है ना, विक्रय आपको 20% लाभ पर, अर्थात क्रय मूल्य जब अपने आप में 100% होता है, विक्रय 20% लाभ पर करता है, अर्थात वो बेचता कितना में है, 120% पर बेचता है। अर्थात 120% पर यदि वो बेचता है तो बेचता कितने रुपए में है, 390 में बेचता है, ठीक है ना। 390 में क्या करता है, बेचता है, तो 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ अर्थात विक्रय के बारे में बात करें तो 120 हो जाएगा, और किसके बराबर होगा, 390 के बराबर होगा। क्या कोई तकलीफ है, यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको निकालना है क्रय मूल्य, और मैंने आपको बताया कि क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100%
100% होता है, अपने आप में क्या होता है 100%। तो 100% की ही तो यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है। 100% आप आसानी निकाल सकते हैं। 120% बराबर 390, इसलिए 1% बराबर 390 बटा के 120, इसलिए 100% उसमें जाकर गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए 1% बराबर यदि आप निकालना चाहें तो 390 और बटा के 120 हो जाएगा। और इसलिए 100% आपको निकालना है ना, तो 100% के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 390 और बटा के 120 और गुना आपका 100। क्या कोई तकलीफ है? यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को आप बना सकते हैं। तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 13 तियाँ 39, 3 चौके 12 और 4 25, ठीक है ना। आपको इसको गुना करा लेना है, तो 25 तिहाई आपका हो जाएगा 75 के लिए 5 बचा कितना 7, 25 का 25 और 7 आपका हो जाएगा 32, अर्थात 325 रुपया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेंगे, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान आपको प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि इस स्टार के जगह पर क्या आएगा, उसके बारे में बताइए। पैटर्न आपको दिया हुआ है, इस पैटर्न को फॉलो करके उस स्टार का मान बताना है कि स्टार के जगह पर क्या होगा। आसानी से बता सकते हैं, बस इसको ऑब्जर्व आप कीजिए कि क्या फॉलो हो रहा है। जो फॉलो होगा वही आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 4 और 3 को देखिए तो यदि आप योग करते हैं तो 7 प्राप्त होता है। उसी तरह से 6 और 1 को देखिए, इनका यदि योग करते हैं तो आपको 7 प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या यही रूल फॉलो हो रहा है? 3 और 2 का योग करते हैं तो 5 प्राप्त होता है, 4 और 1 का योग करते हैं तो भी 5 प्राप्त होता है। क्या यहाँ पर भी हो रहा है? इसका योग कीजिएगा 15 प्राप्त होगा, 9 6 15 प्राप्त होगा। सभी के सभी क्या है पैटर्न आपको फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, वही पैटर्न आपका यूज होगा और उसी से जो प्राप्त होगा वही आपका यहाँ पर आंसर होना था। 6 5 से क्या आ जाएगा आपका 11 और 7 4 जोड़िएगा तो क्या आने वाला है 11, अर्थात जो स्टार का वैल्यू क्या आने वाला है 11 और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको देखें उनके में पैटर्न आपको पहचानना होता है कि पैटर्न कैसा चल रहा है। पैटर्न यदि आप पहचान गए तो आसानी से किसी प्रश्न को आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और यदि ऐसा ही वीडियो दोस्तों देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों का, तो आप जा करके उनके लिंक, इसके लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में, वहां से जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं, और नहीं तो आप जा करके प्लेलिस्ट से सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर आपसे करा है कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या के बारे में आपसे पूछ रहा है। सबसे छोटी संख्या विभाजित होने वाली, तो जब भी आपको सबसे छोटी संख्या के बारे में बात कर रहे हैं ना, विभाजित होने वाली, तो वहाँ पर आपका एलसीएम होता है। हमेशा आपको एलसीएम लेना होता है, ठीक है ना। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी सी छोटी संख्या होती है। एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से विभाजित होती है, जो दी हुई संख्या से विभाजित होती है। और एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को विभाजित करती है, अर्थात काटती है। एलसीएम कटती है और एचसीएफ क्या है? काटता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। और जो एचसीएफ होता है बड़ी से बड़ी संख्या होती है, एलसीएम हमेशा छोटी से छोटी संख्या होती है। बस इतना ही आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहाँ पर है कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली, तो बस 1 से लेकर के 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं क्या करना है? आपको एलसीएम लेना है, ठीक है ना। एलसीएम आपका लेना है। एलसीएम आपको लेने का तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए कुछ नहीं करना है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आपको पकड़ लेना है और उसको ज्यों का त्यों आपको लिख देना है। तो ये आपको 10 हो गया। अब देखना है कि क्या उससे जो छोटी संख्या है उसमें क्या आपको प्राप्त हो रही है। क्या 10 में 9 है? नहीं है, तो 9 को ले लेना है। उसके बाद 8 क्या 10 में है? क्या 8 इस जो गुणा है इसमें आपको प्राप्त है? नहीं प्राप्त है। इस 10 में 2 5 10 2 प्राप्त है। यहाँ 8 है, 8 में 3 2 है, तो 2 2 और लेना है, अर्थात 4 से आपको और गुणा कराना है। अब 7 के बारे में बात करें, 7 इसमें नहीं है, 7 को भी आपको लेना है, ठीक है। क्या कोई तकलीफ है? आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ 6 के बारे में बात करें तो 6 में क्या है? 3 है और 2 है। इस 9 में क्या है? 3 है और आपका यहाँ पर 10 में क्या है? 2 है, अभी 4 में भी 2 है। तो इस 6 को आपको क्या करना है? नहीं लेना है।
5 के बारे में बात करें तो 10 में क्या है 5 है, इसको भी नहीं लेना है। 4 के बारे में बात करें 4 को भी नहीं लेना क्योंकि 4 भी आपके पास है। 3 के बारे में बात करें 3 भी आपको नहीं लेना क्योंकि 9 में 3 है। 2 के बारे में बात करें तो 2 को भी आपको लेना है, 1 तो है ही, ठीक है। तो बस यही आपका इसका एलसीएम हुआ। इसका एलसीएम के बारे में बात करें तो ये आपका एलसीएम हो गया। इसको आपको भाग विधि या फिर किसी भी तरीके से आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आपको आसानी से एलसीएम ले लेना है। जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ले लेना है। उसके बाद देखना है क्या इस बड़ी संख्या में बाकी संख्याएं आ रही हैं कि नहीं है। यदि नहीं आ रही हैं तो लेना है, आ रही है तो छोड़ देना है। तो इसका एलसीएम आपको इतना होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 9 7 63, 63 में 4 से गुणा कीजिएगा तो 4 3 आपका कितना होने वाला है 12 और 6 चौके 24 और 24 और 1 आपका होने वाला है 25 और यहाँ पे एक शून्य है तो शून्य को भी लगा लीजिए। अर्थात 2520 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? आपको 2520 है, जो 2520 है जो कि इन संख्याओं से क्या हो पूरी की पूरी कटेगी। क्या कोई तकलीफ है? मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या करने वाली के बारे में बात करें हमेशा आपको एलसीएम ही लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a के पावर b, ध्यान दीजिए यहाँ पर a के पावर b बराबर 125 है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? ये 125 क्या है? यहाँ 125 से क्या है 5 के पावर 3 कीजिएगा तो 125 आपका आने वाला है। अर्थात b का काम कर रहा है 3 काम कर रहा है और a का काम क्या कर रहा है 5 कर रहा है। तो a का वैल्यू आपको यहाँ से पता हो गया कि a का वैल्यू क्या हो गया आपको 5 हो गया और b का वैल्यू आपको क्या हो गया 3 हो गया। आपको यहाँ पर निकालना है कि b के पावर a क्या होगा। यहाँ पर आपको निकालना है कि b के पावर a क्या होगा, b के पावर a क्या होगा। तो यहाँ पर b के जगह पर 3 रखिए और a की जगह पर आप 5 रखिए और इसी को कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है ना। 3 के 9 3 27 और 27 में आपका 81 और 81 में 3 से गुना कीजिएगा तो आपका यहाँ पर आता है 243 और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिखें तो इस तरह से आप आसानी से रिलेट करके बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जब ये दो रेखाएं अर्थात यहाँ पर ए बी और सी डी समानांतर हो तो y डिग्री माइनस x डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है कि क्या होगा, ठीक है ना। आसानी से आप निकाल सकते हैं, बशर्ते कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। एकांतर कोण किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, संगत कोण किसे कहते हैं, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये दोनों भुजाएं समानांतर नहीं है आपस में, ये दोनों भुजाएं आपको आपस में समानांतर है। इसको रिलेट समानांतर मान करके काम कीजिएगा तो कर दीजिएगा गलत, ठीक है ना। तो आपको इसी को समानांतर मान करके आपको काम करना है और आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दो रेखाएं समानांतर हैं और ये एक तिर्यक रेखा इसे काट रही है। तो यहाँ पर यदि बात करें कि ये कोण जो है ना, ये कोण क्या है, इसके आपको शीर्षाभिमुख कोण होने वाला है। क्या है आपको? शीर्षाभिमुख कोण होने वाला है। तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। या तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं और नहीं तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। संगत कोण के हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। जो ये कोण है इसका संगत कोण आपका ये कोण होने वाला है। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जब संगत कोण आपस में बराबर होंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। जब ये 110 डिग्री हो जाएगा तो किसी भी लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो जब यही 110 डिग्री हो जाएगा तो y कितना होने वाला है 70 डिग्री होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? y का वैल्यू आपको पता चल गया। यहाँ से भी आप निकालते तो भी वही बात आता है। ये 180 डिग्री तो शीर्षाभिमुख कोण, ये भी 180 डिग्री। तो ये कोण क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे। तो एकांतर कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो ये भी 180 डिग्री 110 डिग्री। जब ये 110 डिग्री हो जाएगा तो किसी लाइन पर 180 डिग्री कोण बनता है। तब y कितना हो जाने वाला है 70 डिग्री। 180 में से 110 घटा दीजिएगा तो 70 डिग्री हो जाएगा। अब y का वैल्यू आपको पता चल गया। अब उसी तरह से x का भी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये दोनों रेखाएं क्या हैं? आपस में समानांतर हैं। ये कोई तिर्यक रेखा इसे काट रही है। तो ये कोण क्या होगा? ये है कोण और ये कोण क्या है? एकांतर कोण है। तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये 120 डिग्री है तो ये भी क्या होने वाला है 120 डिग्री होने वाला है। जब ये 120 डिग्री होगा तो किसी भी लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। जब ये 120 डिग्री बन गया तो ये कोण कितना होने वाला है 120 में से घटा दीजिएगा, ठीक है ना। ये वाला कोण क्या हो जाएगा 180 में से 120 को आप घटा दीजिएगा, अर्थात 60 डिग्री आपको मिलने वाला है।
तो y का वैल्यू आपको 70 प्राप्त हो गया और x का वैल्यू आपको 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो y का वैल्यू आपको पता हो गया कि 70 है और x का वैल्यू आपका 60 है, तो 70 में से 60 को घटा दीजिए, कितना आने वाला है 10 डिग्री। 10 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि संगत कोण किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण किसे कहते हैं। तो ये यदि कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं, और यदि नहीं पता है तो पिछले वीडियो आप देखिए, KVS के आपको प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं, और नहीं तो आप शुरू से ही देखिए, ठीक है ना। इसमें आप यूपी टेट का जो आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। और मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे अब आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 4/8/2017 को यदि शुक्रवार है तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। आसानी से ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। यहाँ पर आपको 61 दिनों न दिया होता, इस तरह से आपको कुछ अलग तरीके से आपको पूछता, तो इस दिन आपको इस महीने में इतने तारीख को कौन सा दिन आएगा उसके बारे में आपसे पूछता, तो आपको कुछ इसमें काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपसे कोई काम करने की बात ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कह रहा है कि 4/8/2017 को शुक्रवार है तो 61 दिनों के बाद कौन सा दिन आएगा, आसानी से बता सकते हैं। 61 दिन के बारे में बात कर रहा है तो 61 में आपको सप्ताह में आपको दिन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। 7 सप्ताह पर एक ही बार आपको आने लगेंगे। यदि 7 दिन के बारे में बात करें, यदि आज आपका सोमवार है तो 7 दिन बाद पुनः सोमवार आएगा। अर्थात हम लोग हमेशा ऐसे में क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। तो यदि आप इसमें 7 से भाग देते हैं तो 7 8 56 आने वाला है, बचेगा कितना, 5 दिन आपको शेष बचेगा। अर्थात 7 यहाँ पर 8 बार के बारे में बात करें कि 8 सप्ताह आपको रिपीट होगा, पुनः आपको 5 दिन बचेगा। यहाँ पर शुरू हो रहा है 4 तारीख और ये 4 तारीख क्या है, आपका शुक्र है। जो आपका यहाँ पर 4 है क्या है, आपको शुक्र है, तो शुक्र तक तो आपको यहाँ पर लास्ट हो जाएगा, शुक्र तक आपको यहाँ पर लास्ट हो जाएगा और प्लस 5 इसमें जुड़ेगा, क्योंकि 5 दिन अभी क्या बच रहे हैं, शेष बच रहे हैं। तो शुक्र के बाद 5 दिन कौन सा आएंगे, वही 61वें दिन में आपका दिन होने वाला है। तो शुक्र के बाद शनि आपका आएगा, शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद आपका रवि, रवि के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार। अर्थात जो आपका 5वां दिन आने वाला है बुधवार आने वाला है और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि ये नहीं दिया होता, पूछता कि इतने आपको 2 महीने बाद, ठीक है ना, 3 महीने बाद, ठीक है ना, इस तारीख को आप बताइए, या फिर ये कहता कि 4 है तो आपको 11वें महीने में 7 तारीख को कौन सा दिन आएगा, ऐसा पूछता तो आपको सबका निकालना पड़ता। लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट टोटल दिन ही दे दिया है, टोटल आपको क्या कर दिया कि 61 दिनों के बाद, तो 61 में ही आपको 7 से भाग देना है, बाकी कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है और ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। क्या कोई कंफ्यूजन है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जब भी ऐसे प्रश्न पूछे आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। यदि आप सभी वीडियो को देखते हैं तो ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे प्रश्न आए हैं और सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट से समझाया गया है, कैसे आप उन प्रश्नों को बना सकते हैं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट लेकर के चलता है और उस कॉन्सेप्ट को मैं अच्छी तरह से डील करने की कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 12 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की भुजा है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको आप पहले समझ लीजिए कि समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इतनी बात आप समझते हैं और जानते हैं। एक बात और भी आपको याद रखनी चाहिए, एक बात आपको और भी याद रखनी चाहिए कि जो इनके विकर्ण होते हैं, जो इनके विकर्ण होते हैं आपस में लंब समद्विभाजक होते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि एक दूसरे को लंब पर काटते हैं लेकिन बराबर भागों में काटते हैं, ठीक है ना। ये जितना बराबर होगा यही इतना बराबर होगा और ये जितना बराबर होगा इतना बराबर इसके होगा। क्या कोई तकलीफ है, यहाँ पर कह रहा है कि एक भुजा 12 सेंटीमीटर की है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक भुजा यहाँ पर कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर की है, दूसरी भुजा इसमें कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर की है। तो इसको जो आपको इस समचतुर्भुज है इसका आपको विकर्ण के बारे में बताइए कि विकर्ण क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको अभी बताया कि 2 बराबर भागों में बांटता है। तो जब ये 16 है ना, तो ये वाला पार्ट अब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी आपको 8 हो जाएगा। ये टोटल आपको 12 है, तो ये पार्ट कितना हो जाने वाला, आपको 6 हो जाने वाला है और ये भी पार्ट आपका 6 हो जाने वाला है। क्या कोई तकलीफ है, यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सब क्या है,
एक दूसरे को लंब पर काटते हैं, तो इस त्रिभुज में आप विचार कीजिए, इस त्रिभुज में आप यहाँ पर विचार कीजिए। तो ये क्या है, आपको समकोण त्रिभुज है। जब इसकी एक भुजा 8 है, दूसरी भुजा 6 है, तो इसका विकर्ण का जो काम कर रहा है इसको आप नहीं निकाल सकते, और विकर्ण जो काम करेगा वही तो इस समचतुर्भुज की भुजा है, और समचतुर्भुज की भुजा ही तो आपको निकालनी है। तो यहाँ पर इस विकर्ण को आप निकालिएगा तो भुजा आपको निकल जाएगी। तो भुजा बराबर क्या हो जाने वाला है, विकर्ण आप जानते हैं कि निकालने के लिए करना क्या है, लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग का योग करना है। ठीक है, कोई तकलीफ है? तो यहाँ पर इनका योग कीजिएगा, तो योग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भुजा हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। तो हो कितना जाएगा, 100 हो जाएगा, 64 और प्लस 36 100 हो जाएगा। अर्थात तो कितना आया भुजा, भुजा इसका 10 सेंटीमीटर आया। यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? मैं आशा करता हूँ कि इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, बहुत ही आसानी से ये बात आपको समझ में आ गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हों तो x स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा इनमें से, वो ऑप्शन को आप बताइए। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं शून्येतर वास्तविक संख्याएं, अर्थात शून्येतर वास्तविक संख्या कहने का अर्थ क्या है कि नन जीरो रियल नंबर। ठीक है ना, रियल नंबर। शून्येतर वास्तविक संख्याओं का अर्थ हुआ कि नन जीरो रियल नंबर। इसे आप इस तरह से आप इसे तोड़ना चाहते हैं, इसी आप हिंदी में इस विषय को आप समझना चाहते हैं तो समझिए। ठीक है ना, इसका आप यदि विच्छेद करते हैं तो ये शून्य धन इतर होता है, शून्य धन इतर होता है। इतर का अर्थ होता है से भिन्न, से क्या होता है, भिन्न। से भिन्न कहने का अर्थ क्या है कि शून्य से भिन्न। ठीक है ना, शून्य से भिन्न क्या होगी संख्याएं, जो कि पॉजिटिव भी होगी निगेटिव भी होगी लेकिन शून्य नहीं होगी। यहाँ पर नन जीरो का भी अर्थ वही हुआ कि जो जीरो ना हो, बाकी निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर वो वैल्यू होगा, निगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा। तो इसमें आपको बताना है कि इसका जो है मान क्या आने वाला है, क्या वो हमेशा धनात्मक होगा, क्या वो हमेशा ऋणात्मक होगा। एक्स और वाई के कुछ मानों के लिए शून्य है, एक का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, इसी में आपको बताना है। तो बात तो आपको समझ में आ गई कि शून्यता का अर्थ क्या होता है, नन जीरो रियल नंबर, शून्यतर वास्तविक संख्याओं का अर्थ आपको समझ में आ गया। अब इसी में आपको बताना है तो वो संख्या में क्या होगा, एक्स और वाई का मान कभी भी जीरो नहीं होगा, ये बात तो आपको पता चल गई। पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। तो मान कर चलिए कि इसमें आप रखें, इसमें निगेटिव वैल्यू रखें, तो एक्स का यदि माइनस में वैल्यू रखें तो स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाने वाला है। एक्स और वाई निगेटिव है तो भी आपको गुना होंगे तो प्लस हो जाएंगे, और वाई का स्क्वायर कीजिएगा यदि वो भी निगेटिव है तो आपको प्लस हो जाएगा। यहाँ पर यदि एक्स वाई दोनों यदि आपको पॉजिटिव है तो भी आपको पॉजिटिव ही प्राप्त होने वाले हैं। तब कहने का अर्थ क्या हुआ कि हमेशा क्या आपको प्राप्त होंगी, धनात्मक संख्याएं आपको प्राप्त होने वाली है। इसमें आपको क्या प्राप्त होने वाली है, आपको हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होने वाली है। हमेशा ऋणात्मक संख्या गलत हो जाएगा, एक्स और वाई के कुछ मानों के लिए शून्य ये भी गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 भी इसका गलत हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर शून्येतर का अर्थ आपको समझ में आ गया। यदि ऋणेतर का अर्थ के बारे में बात करें तो वही बात है कि ऋणेतर अर्थात यहाँ पर नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव रियल नंबर, इसका अर्थ यह हुआ। तो नॉन निगेटिव जो निगेटिव ना हो पॉजिटिव हो उसके बारे में यहाँ पर बात होता है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट कह क्या रहा है कि 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। 40 व्यक्ति 30 दिनों में, तो 40 व्यक्ति जो हैं वो 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खा जाते हैं। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 ग्राम केवल किलो चावल क्या है खा जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि जो ये 4×3 1200, ये 40 व्यक्ति 30 दिनों में यदि गुणा करा दिया जाएगा तो ये कितने, आपको 1200 व्यक्ति के बारे में बात करें तो ये 200 किलोग्राम का एक दिन का खुराक है। ये आपका 40 व्यक्ति यदि 30 दिन खाते हैं तब 200 किलोग्राम खाते हैं। तो यदि यहीं पर आपको बारे में बात किया कि 1200 व्यक्ति, ये 4×3 12 कर दिया जाए कि 1200 व्यक्ति इस 200 किलोग्राम को कितने दिन में खाएंगे, एक दिन में खाएंगे। क्या कोई तकलीफ है? तो यहाँ पर जो 1200 है ना, 1200 व्यक्तियों का ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो 1200 व्यक्तियों के एक दिन का खुराक है, ये जो है ना एक दिन का खुराक है, इतनी बात आपको
ध्यान देनी है कि ये जो एक दिन की खुराक है और ये खुराक कितना है 200 केजी है। क्या कोई तकलीफ है? ये जो 1200 व्यक्तियों के एक दिन का खुराक आपको 200 केजी है। तो यदि हम लोग बात करें यहाँ पर कि एक व्यक्ति का एक दिन का खुराक कितना होगा, एक व्यक्ति के एक दिन का खुराक, एक व्यक्ति के एक दिन का खुराक, एक व्यक्ति के एक दिन का खुराक के बारे में बात करें कि एक दिन का खुराक कितना होगा इसके बारे में, तो क्या करना पड़ेगा 200 में आपको क्या करना पड़ेगा 1200 से भाग देना पड़ेगा। तो आप इसे भाग दीजिएगा, अर्थात 1/6 केजी आने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ पर निकालना है, ध्यान दीजिए कि प्रश्न कह रहा है कि कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खा जाएंगे। कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खा जाएंगे? तो एक व्यक्ति एक दिन में 1/6 केजी खाता है, इसलिए 30 व्यक्ति, यदि हम लोग बात करें कि 30 व्यक्ति कितना खाएंगे, 30 व्यक्ति यदि एक दिन के बारे में बात करें कि 30 व्यक्ति एक दिन में कितना खाएंगे, तो 1/6 और गुना आपका 30, अर्थात कितना आने वाला है 5 केजी आपको चावल खाने वाले हैं। यदि 30 व्यक्ति मिलकर के खाएं तो आपको 5 केजी चावल खाएंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 30 ही व्यक्ति को यदि 500 किलोग्राम चावल खाना हो, 30 ही व्यक्ति को यदि 500 किलोग्राम चावल खाना हो तो कितने दिनों में खाएंगे, बस यही आपको बताना है। 30 व्यक्ति यदि खाते हैं तो एक दिन में 5 केजी खाते हैं, तो 500 केजी आपको उनको खाना है। कितना खाना है आपको 500 केजी खाना है, और एक दिन में खाता है 5 केजी, तब भाग दे दीजिए जितना दिन आपको आने वाला है वो आपका दिन आ जाएगा कि आपको 100 दिन आने वाला है। और 100 दिन में क्या होगा 500 केजी 30 व्यक्ति मिलकर के खा जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, ये बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या है 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 केजी खाता है, अर्थात यहाँ 40 व्यक्ति 40 व्यक्ति 30 दिन खाएगा तब ना 200 दिन खाएगा। इसको यदि हम लोग गुणा करा देने, अर्थात 1200 टोटल व्यक्ति हुए, और 1200 व्यक्ति इसी 200 केजी क्या करेगा, इस एक दिन का खुराक है एक दिन में खा जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट से मैंने आपको पूरा का पूरा प्रश्न बना दिया है। और मैं ऐसा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, और सभी के सभी प्रश्न आप आसानी से समझ चुके होंगे और आसानी से सीख गए होंगे। तो जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे आप ऐसे ही बनाएंगे। और यदि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की वीडियो के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।